मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 जनवरी के महत्वपूर्ण डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पर, जो आप लोगों के लिए लगातार चीज़ों को कवर कर रहा है। करंट अफेयर्स के से जुड़े मुद्दे पर, जिसमें हम लोग पीआईबी से आप लोगों को न्यूज़ कवर कर रहे हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण से, जनसत्ता से, पीटीआई से आप लोगों को कवर किया जा रहा है लगातार न्यूज। साथ ही साथ इसमें हम लोग पीटी के कुछ प्रश्न देखते हैं, मेंस के एक प्रश्न का एनालिसिस करवाते हैं, आप लोग इसका आंसर फॉर्मेट देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कराई जा रही है। आज का प्रीलिम्स टॉपिक क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आज बात होगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और कुछ सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की गई है। तो इन सभी संदर्भों में पीटी के फैक्ट देखेंगे साथ ही साथ, और इसमें चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है, आदर्श आचार संहिता क्या होता है, सभी पर चर्चा की जाएगी। तिब्बत भूकंप आया, यह है कारण, क्या कारण रहा है इसका, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भूकंप का वितरण देखेंगे, भारत में इसकी दशा दिशा देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सारोगेसी कानून के उम्र सीमा पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसके संदर्भ को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 6.4% की दर बढ़ेगी जीडीपी, तो इसके संदर्भ में हम पीटी फैक्ट देखेंगे, क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से जीडीपी विकास दर होगा, और चालू वित्त वर्ष में क्यों कौन सी समस्या जहाँ पर विकास दर की इस प्रकार की स्थिति है, तो सभी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, भोपाल को साहित्य नगरी घोषित करने की तैयारी चल रही है, तो क्या होता है साहित्य नगरी, इससे संबंधित पीटी फैक्ट को भी देखेंगे। मेंस टॉपिक में हम लोग देखेंगे आज एक और वायरस का दस्तक है। कल कल ही मैंने इस पर बात किया था, ह्यूमन मेटा निमो वायरस के बारे में, तो इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा मेंस ओरिएंट चीज़ों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आपको आज के एडिटोरियल में छपी हुई है। फिर विकास ही है नक्सलवाद का जवाब, तो मैं इस पर पहले भी मैं चर्चा किया, नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रकार से नक्सलवाद देश में फैला, उसके रेड कॉरिडोर क्या बना, रेड कॉरिडोर को कम करने के लिए स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पुलिसिंग क्या दी गई, उसके बाद आपको वर्तमान सरकार द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या कार्य किए, कार्य गतिविधि कैसे कमी हुई, सभी पर चर्चा किए हुए हमें पहले से ही। पर इसके संदर्भ में हम देखेंगे विकास की धारणा कैसे काम करती है। याद होगा, मैंने आप लोग को जब जम्मू कश्मीर का मामला समझा रहा था, जम्मू कश्मीर का जो नया संशोधन लाया गया और विकास की रणनीति को अपनाने की बात की जा रही थी, मैंने वहाँ पर पुरजोर समर्थन किया था। किसी भी आसान क्षेत्र को अगर सही दिशा में, अर्थात लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मान्यताओं में लाना है, उसके इर्द गिर्द, उसके इकोसिस्टम में उसको समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो एकमात्र उपाय हम इसका क्या कर सकते हैं, विकास। विकास इतना कर दो उस क्षेत्र का कि वहाँ के लोगों को सोचने का वक्त ना मिले, उसको अन्य कार्य गतिविधि करने का प्रलोभन ना मिले, उनके आय में इतनी वृद्धि हो जाए कि वो सेवाओं की आपूर्ति जो राज्य कर रहा उसकी उसकी भोगिता करे, अर्थात भोग करे, अर्थात यहाँ पर उसे इस प्रकार सक्षम बना दे कि वो जो जो उत्पीड़न के कारण रहे हैं ना, उन उत्पीड़नों से दूर होकर वो विकास के समान धारणा में आकर एक बेहतर जीवन यापन कर सके। इसका ही एकमात्र उदाहरण होता है किसी भी आसान क्षेत्र में, वो पूर्वोत्तर का मामला हो जाए, जम्मू कश्मीर का मामला हो जाए, या नक्सलवाद से संबंधित क्षेत्रों का मामला हो जाए, हम इसी संदर्भ में इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आज के लेख में देखिए उसी संदर्भ को बताया गया है, तो हम उसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऐसे में संयम का सौंदर्य क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब है व्यक्ति जितना संयमित होगा उसके विकास उतने ही प्रच्छन्न होंगे। अर्थात प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम की स्थिति में हम बात करते हैं, सर्वोत्तम की स्थिति में बात करते हैं जहाँ पर अहम अहम और आपको ईगो जो हो जाता है, ईगो को जितना त्याग करिएगा उतना ही संयम के तंत्र आपके विकसित होंगे। इसी के संदर्भ में कुछ आपको लेख में हम चर्चा करेंगे, और आज से एक नया इनिशिएटिव लिया गया, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिया जाएगा, इससे संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिया जाएगा। इस एडिटोरियल एसे के टॉपिक से हम एसे की बात करें, कुछ एसे के टॉपिक दिए जाएंगे जिस पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का की पॉइंट मिले तो उसे आप संग्रह कर सकते हैं। तो नए इनिशिएटिव हम लेते रहते हैं लगातार, तो इस पर आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। देखिए डीएनए आप लोग को दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक प्राइम बैच के लिए, एक बेसिक बैच के लिए। तो प्राइम बैच क्या है, तो आपको डेली पीपीटी मिलेगा, डेली क्लास नोट्स उपलब्ध है, डीएमपी डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसका रिव्यू मेरे द्वारा ही किया जाता है। कल टेलीग्राम चैनल पर सारे आप लोगों को कॉपियाँ सेंड कर दी गई हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं जिनकी जिनकी कॉपियाँ थी
वन बाय वन डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग लगातार लेते हैं। इस पे गूगल मीट आप लोगों को संडे को अरेंज कराया जाता है, जिस पर हम लोग डाउट बाय वन डाउट सॉल्विंग सेशन करते हैं। फिर आंसर राइट फॉर्मेट आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है आंसर का, तो आप इसे भी लगातार देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ये सारी सुविधा आपको यूपीआई इसके ऐप पर उपलब्ध कराई जाती है। वहीं बेसिक बैच आप लोग को डेली पीपीटी आपको उपलब्ध कराया जाता है। बाकी प्राइम बैच की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती। यह आप लोग को फ्री बैच होता है, या यूपीआई इसके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, तो आप इसे जरूर कवर कर सकते हैं। अगर फी की बात कर ले, तो आपको प्राइम बैच के लिए आप लोगों को मात्र 599 वन ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पर डे कितना पड़ता है प्रतिदिन, आप इसका अंदाजा लगा सकते थे। इससे सस्ते कुछ नहीं। आपके रोजाना जो खर्च है उसका 1% भी मात्र खर्च नहीं इसमें पड़ेगा, जो 1 साल की आपको सुविधा दी जाएगी। तो इसमें सोचने और विचारने की बातें है ही नहीं। यहाँ पर केवल अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करना है। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर शुल्क इसलिए लिया जा रहा है ना, कि उसमें दायित्व आपका दायित्व संभाल सके, क्योंकि उसमें पैसे आपके कुछ लगे हैं, उसके लिए सीखने के लिए प्रवृत्ति जग सके, इसलिए यह लिया जाता है प्राइम बैच के बच्चों के लिए। नहीं तो ये इतनी सुविधाएं दी जा रही है ना, उसका प्राइस और भी होना चाहिए था। फिर भी हमने क्या किया है, पिछले 2 साल से मैं प्राइस को इसी फॉर्मेट पर रखा हो, ताकि वो बच्चे भी शामिल हो सके जिनके पास पैसे की कमी होती। तो यहाँ पर चीज़ों को जरूर आप लोग कवर कर सकते हैं। आप इस बैच से जुड़ने के लिए इसे स्कैन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री होता है, और आपको ये यूट्यूब पर दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जरूर आप सीखिएगा, डीएमपी और वन बाय वन मेंटरशिप क्या है। डीएमपी डेली मेंस प्रैक्टिस कराई जाती है आप लोगों को, जिसमें दैनिक आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है। जो इसका क्वेश्चन आपको दोनों जगह प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट प्राइम बैच है वन वन बाय वन मेंटरशिप उसी को दिया जाता है। और उत्तर लेखन सहायता के लिए एक्सपीरियंस मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएमपी मूल्यांकन किया जाएगा, मॉडल उत्तर दिया जाएगा। आप लोग ये सब सारी सुविधाएं दी जाती है, जिससे आपका अंततोगत्वा आप लोगों का आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, साथ ही साथ आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखने की प्रवृत्ति डेवलप कर पाएंगे। इसके साथ ही आप युक्तिया इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ पेपर का कटिंग आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह जुड़ सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में उपलब्ध होते हैं, तो आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, कुछ प्रश्न वहाँ से देखे जा सकते हैं। उपचुनाव भी हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में, तमिलनाडु के ईरोड में विधानसभा सीट के उपचुनाव होंगे। उपचुनाव देखिए कुछ स्थिति में होती है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर कुछ सीट पर है ना, सीट पर स्थितियां उत्पन्न हो जाती, उसके एवज में उपचुनाव जाते हैं। या तो सीट पर जो प्रत्याशी वो अपना पद त्याग कर दे उस स्थिति में, दूसरा उस सीट पर जो प्रत्याशी उसकी आपातकाल मृत्यु हो जाए, या स्वेच्छा से उसको निष्कासित कर दिया जाता है उस क्षेत्र से। कब किया जाता है, लाभ के पद के आधार पर उसको जब उसकी सीट पर उसकी योग्यता साबित हो जाती है, अयोग्यता साबित कर दिया जाता है, वो किसी भी माध्यम से, संसद के माध्यम से, संसद का अर्थात मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा से, या आपको आपको उच्च सक्षम अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पर समझिएगा, उस सीट को लाभ के पद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी, इन स्थितियों में उपचुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पर उपचुनाव किस स्थिति में, तो सीट खाली कर दिया गया, तो जिसके आधार पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो इसके संदर्भ में कुछ पहले देखिए। 70 सीट है आपको आपको क्या है दिल्ली में। तो दिल्ली विधानसभा में आपको ध्यान रखना है कि यह चुनाव जो होगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको मतदान 8 फरवरी को होगी। कब, 5 फरवरी को मतदान होगा, मतगणना 8 फरवरी का। तो डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी डेट याद रखना, 8 फरवरी डेट याद रखना, दो डेट याद रखना। इस दिन क्या होगा, मत दिया जाएगा, लोगों के द्वारा मत दिया जाएगा। इसकी मत की गणना की जाएगी। आपको कब की, 8 फरवरी को की जाएगी। 10 जनवरी से शुरू होगा, 17 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया। ये सब फैक्ट है। और 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सके, ये सब बातें की गई। अब देखिए, यानी अब तक का सबसे कम अवधि वाले 28 दिन का चुनाव होगा दिल्ली में। तो ये सब फैक्ट इसे याद रखिएगा। अब दिल्ली छोटा राज्य है, सियासी लिहाज से अहम है, क्योंकि केंद्र का क्षेत्र वहाँ भी सिस्टम चलता है, तो इसके वजह से दिल्ली केंद्र राजधानी है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। अब यहाँ पर
कुछ चीज़ें इसके संदर्भ में समझना है। क्या है संदर्भ इसके अतिरिक्त? कि यहाँ पर चुनाव आयोग की चर्चा हो रही होगी। जैसे ही चुनाव आयोग की बात होती है, समझना सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव के संबंधित, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए आयोग की स्थापना की गई है। जो स्थापना इसकी अनुसार कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग को सदस्यों की शक्तियां, कार्य और कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित अधिकार दिए गए। अगर हम अनुच्छेद की बात करें 324, 25, 26, 27, 28, 29 की बात कर ले, तो ध्यान रखिए 324 में क्या बोला गया? दायित्व की बात की, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसी के अधीन होकर चुनाव आयोग अपने सारे गतिविधि कार्य करता, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराता है वो। ध्यान रखिएगा, धर्म और जाति लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विशेष मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदाता अयोग्य नहीं ठहराए जाने का प्रावधान 325 के अनुच्छेद में बोलता है। इसी तरह 326 याद रखें, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसकी स्पष्टता कहाँ से मिलती है? 326 वयस्क मताधिकार। तो इसे अच्छे से याद रखना, यह पीटी में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। 327 में याद रखिएगा, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति गई है। और वो 328 में वही विधानमंडल को यह शक्ति दी गई। तो 327, 28 शक्तियों के बारे में बात करता है विधान, आपको संसद और विधानमंडल का। विधानमंडल कहने का मतलब है जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है उनकी बात हो रही होगी, जिन राज्यों में विधानसभा केवल तो विधानसभा हो रही होगी। क्लियर है? और संसद का अर्थ समझते ही होंगे, संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, और लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल का अर्थ होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। क्लियर है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल राज्यपाल और विधानसभा होंगी। अब 329 समझिएगा। 329 का संदर्भ क्या है? चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप करने से रोक करता था, जिसे रोक लगा देता है कि किसी प्रकार से चुनाव आयोग के मामले में चुनावी अदालतों का हस्तक्षेप से रोक लगा है। तो 329 भी याद रखना आप लोग। आचार संहिता चर्चा में है, तो आचार संहिता है क्या? सबसे पहले याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन जो आयोग है उसने एक दिशा निर्देश और नियमों का एक सेट जारी किया। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी बनाना। ध्यान रखिए, हालांकि मोड आचरण संहिता जो आदर्श आचरण संहिता है वो चुनाव आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है। चुनाव राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक मेमोरेंडम है जिसे सभी पार्टियां समान रूप से क्या करती है? मानती है, और बाद में यह समान धारणा के रूप में समान रूप से लागू हो गई है। इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त है। समझ गए? इसे याद रखिएगा। यह सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवारों और सरकारों अनिवार्य होता है, चुनाव के साथ यह लागू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य कहने का अर्थ है कि इसे मानना है, मानने की प्रकृति डेवलप हो गई, आपको चुनाव के दौरान सभी पार्टियां अपने आप को प्रतिबद्ध, आपको राजनीतिक प्रतिबद्धता पढ़ते होंगे, राजनीतिक प्रतिबद्धता, तो इसी के संदर्भ में, प्रतिबद्धता के संदर्भ में इसे देखा जाता है अनिवार्य प्रवृत्ति में। अब ध्यान रखें, आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? चुनाव के अनियमितताओं को रोकना, पक्षपात को रोकना, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर प्रदान करना ताकि सभी लोग समान भागीदारी सुनिश्चित कर सके, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, ये सब बातें कहता है यह आदर्श आचार संहिता। अगर हम बात करें क्या है आदर्श आचार संहिता, तो ध्यान रखिएगा 1960 के दशक में या वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। वही जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के बीच एक आचार संहिता तैयार किया। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई संहिता को चुनावी सभाओं, भाषणों, नारों आदि के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा निर्देश दिए गए। 1962 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव के ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आदर्श आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, और 1991 से आदर्श आचार जो संहिता को ये और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया, जो समान रूप से क्या करता है? संबंधित प्रावधान करता है, समान आचरण से संबंधित, चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित, जुलूस से संबंधित, सभा से संबंधित, मतदान से संबंधित, पोलिंग बूथ से संबंधित, और जो ऑब्जर्वर होते, पर्यवेक्षक होते हैं, उनसे संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित करता है। अर्थात कहने का मतलब आपके कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है, इसको स्पष्ट कराता है आपको आदर्श आचार संहिता। सभी पक्षों को यह बताता है कि आपको एक आदर्श लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया समान रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत है, उसमें आपके कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है। क्लियर है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग।
यहाँ पर देखिए मुख्य प्रावधान है जो आचार जो संहिता है उसके मुख्य प्रावधान है। सरकार से संबंधित नियम है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से संबंधित नियम है, चुनाव प्रचार से संबंधित नियम है, मतदान प्रक्रिया से संबंधित उसके दौरान क्या आचार संहिता लागू होंगे वो बातें कहता है। जैसे चुनाव घोषणा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें नई योजना और परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है, और किसी भी सरकारी धन या संसाधनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। यह सरकार से संबंधित जो वर्तमान सरकार राज्य की हो या केंद्र की, कहीं भी आचार संहिता लागू होगी लोकसभा चुनाव के लिए या विधानसभा चुनाव की, वहां की सरकार क्या करेगी, किसी भी सरकारी धन का किसी भी नई परियोजना को घोषणा नहीं करे। मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों और कार्यालयों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती, अर्थात सार्वजनिक जो संपत्तियां होती है सरकार द्वारा जो मुहैया कराती है वो भी उपयोग नहीं कर पाएगा। वहीं चुनाव के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बारीकी संदर्भ बताता है। चुनाव जो प्रलोभन की बात होती है, अभी चुनाव से पहले आपको बहुत से प्रलोभन दिए जा रहे होंगे, और देखिए चुनाव के दौरान बहुत सी घोषणाएं होती हैं जो आपको सभी पार्टियों के द्वारा अपने घोषणा पत्र में जारी किया जाता है। इसके बाद राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से संबंधित नियम कानून क्या बताए गए इस आचार संहिता में, तो ध्यान रखिए किसी भी दल में या उम्मीदवारों को जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है, अर्थात जाति धर्म भाषा के आधार पर उसे क्या कर लामबंद नहीं कर पाएगा, ये बातें बोलता है। फिर सभी दलों के एक दूसरे के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करना और व्यक्तिगत हमले से बचना, ऐसी बातें करते। पर आप दिल्ली चुनाव में अभी भी से ही देख रहे हैं व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, तो ये सब धारणा है पर 100% लागू होता नहीं। यह बहुत ही विवाद का विषय है, पर यह आपको याद रखना इसमें क्या नियम बनाए गए। सार्वजनिक संपत्ति और पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होती सार्वजनिक संपत्तियों पर। तो यह आदर्श आचार संहिता और सारे पोस्टर हटा दिए जाते हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्च पर विवरण विवरण निर्वाचन आयोग को देना होता है, ये सब बातें की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस सभा और रैलियों के लिए स्थानीय प्रशासन अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई भी जुलूस प्रशासन रैली के द्वारा किया जाएगा, पार्टियों के द्वारा किया जाएगा, तो वो अनिवार्य लेना होगा, प्रशासन से आपको लेना ही होगा परमिशन। उसके बाद धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को डराने धमकाने रिश्वत देने की सख्त मनाही की जाती है। प्रचार के लिए अश्लील या भड़काऊ सामग्री उपयोग नहीं किया जा सकता। ये चुनाव के दौरान होता है, ये चुनाव प्रचार जब करते हैं। अब मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, मतदाताओं के प्रभावित करने या किसी भी प्रकार के हिंसा से अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जा सकता, अर्थात जो मतदान केंद्र है उसके आसपास प्रचार नहीं किया। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाती है। आचार संहिता कब लागू होती है, जब चुनावी तारीख की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आपको यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी। ये सब फैक्ट याद रखना। क्लियर है। अब यहाँ से एक प्रश्न जरूर आप लेकर जाइएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में सही है। PYQ का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जब आप घटना चक्र की बुक लगाइएगा तो वहाँ पर यह PYQ जरूर मिल जाएगा। अब मुझे यह बताना है इसमें आपको प्रश्न में सही कथन कौन सा है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू नहीं होता है, क्या यह कथन सही है गलत है। यह सभी राजनीतिक दलों उनके उम्मीदवारों और मतदान कर्मियों सभी सरकारी कर्मचारियों सहित सत्तारूढ़ सरकार पर लागू होती है। तो क्या यह कथन सही है गलत है। अब है कि आंध्र प्रदेश अपने राज्य विधान चुनाव के आदर्श आचरित करने वाला पहला राज्य था, क्या यह सही है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, तो आप कथन में बताने का प्रयास कीजिएगा। और फिर इसके बाद ऑप्शन डी है आचार संहिता का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो मुझे यह बताना है कि जो सही होगा वह क्यों सही है, और ऑप्शन जो मान लीजिए कोई 3 गलत होगा तो क्यों गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है, क्यों गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार के लॉजिकल प्रश्न भी आपसे इससे बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, तो इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दीजिएगा, और इसका सही उत्तर आपको 7 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लोग सभी उत्तर वहां जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तिब्बत भूकंप यह कारण है। देखिए तिब्बत में भूकंप आया कल, हालांकि उस दौरान हम लोग सोए हुए थे। अब ध्यान रखिएगा यह रिक्टर स्केल पर कितना था, 6.8 तीव्रता वाला था। देखिए तिब्बत वैसे ही वीरान स्थल है, बहुत वहाँ पर सघन जनसंख्या नहीं, फिर भी लोग सोचिए 126 लोगों की मौत होगी, तो यहाँ स्थिति समझ सकते हैं। सुबह 9:05 बीजिंग में आए इस भूकंप को पूरे क्षेत्र को महसूस किया, उसकी आबादी लगभग 8 लाख क्षेत्र की थी। ये सब बातें बताई जा रही। देखिए 27 गांव टाउनशिप थे, वहां पर कुल आबादी 7,000 के आसपास है, तो यहाँ 1,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। ये सब डाटा फैक्ट है, पर यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ क्यों आया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यूरेशियन भारत और यूरेशियन
टेक्टोनिक प्लेट टकराव के कारण चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, नेपाल और भारत के अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो आपको यूरेशियन प्लेट है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ से हिमालय का निर्माण हुआ आप देखते होंगे। यहीं पर तिब्बत का क्षेत्र है। तो यहीं पर जब बात होती है टकराते, यह प्लेट, भारतीय प्लेट इधर जाता है और यूरेशियन प्लेट इधर आता है, तो यहाँ पर दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रिया होती है। इसी के दौरान यहाँ भूकंप आते हैं और इस तरीके से क्षतियां होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तिंगरी का भूकंप लहासा ब्लॉक के रूप में जाने जाने हिस्से के दरार के कारण आया। 1950 के बाद लहासा ब्लॉक में 6 या उससे अधिक तीव्रता वाला 21 भूकंप आए। इससे सबसे बड़ा 2017 में आपको 6.9 आया था, अभी 6.8 आया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बातें हो रही है यहाँ से प्रश्न पूछ बनाया जा सकते। 2015 नेपाल में भी भूकंप आया था, जहाँ 7.8 तीव्रता के भूकंप थे। तो यह भी आपको ध्यान है, जहाँ पर 9,000 लोग मारे गए थे। तो जिसका कारण भी यही था, यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकराया था, जिसके कारण इस प्रकार के भूकंप नेपाल में आए थे। याद है आप लोगों को 2015 में बार बार भूकंप के झटके देखने को मिल रहे थे, 2 बार 3 बार लगातार देखने को दिन में देखने को मिल रहे थे। अरफा तरफी का माहौल था वो दौर, आपको याद होना चाहिए। इस तरीके के जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उसके पीछे के तर्क आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसके तर्क क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है भूकंप को किस रूप से देखा जाता है। देखिए, भूकंप जो होता है एक अर्ध पृथ्वी का कंपन है, अर्थात पृथ्वी के अंदर जो हमारा क्षेत्र है उसमें कंपन आ रहा है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न है। यह प्राकृतिक घटना मानी जाती है, प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर ऊर्जा से निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होता है। हालांकि मानवीय प्रभावी भी भूकंप का कारण है, जैसे बड़े और बड़े बड़े डैम बना दीजिए, ब्रह्मपुत्र डैम की बात कर ले, इस प्रकार के बड़े डैम, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे दबाव क्षेत्र होता है, दबाव क्षेत्र पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होती है। तो यहीं पर अतिरिक्त दबाव के कारण यह भी भूकंप आ सकता है। परमाणु परीक्षण कराया जाए तो उत्पन्न होगा भूकंप। ऐसी स्थितियां उत्पन्न है जिस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण होता है उसके आसपास क्षेत्र में भूकंप के क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं या महसूस किए जाते हैं। तो यह भूकंप प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार से होते हैं। हालांकि मानवीय प्रकृति वाले जो भूकंप की संख्या बहुत कम होती है, जब वो इस प्रकार के कृत्य करेगा तभी वो असर देगा, पर प्राकृतिक जब चाहे जिस तरीके से यह स्थिति कभी भी घट सकती है। अब ध्यान रखिए, भूकंप में उत्पन्न तरंगों भूकंपीय तरंग कहा जाता है, जो पृथ्वी के सतह से गति करता है और सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। वहीं पृथ्वी के सतह से नीचे स्थानों को, जहां भूकंप केंद्र स्थित होता है, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित वाले स्थान को भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचते उसे अधिकेंद्र करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले भूकंप केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है और हाइपोट सेंटर क्या होता है। यहाँ से प्रश्न पीटी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले PYQ में। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, भूकंप के प्रकार में फाल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप आप किस प्रकार से पूछे जाते हैं। भूकंपीय तरंगों की बात कर दी, यह क्या होता है, सिस्मिक वेग क्या होते हैं। तो ध्यान है 3 प्रकार के वेव होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम प्राथमिक अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, माध्यमिक या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, या सरफेस या लॉन्ग पीरियड तरंग कहते हैं। इस प्रकार से हम तरंगों का वर्गीकरण करते हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से 3 प्रकार वर्गीकृत जब करते हैं तो प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगों में पी वेव्स को माना जाता है, जहां पर अनुदैर्ध्य तरंगों की ध्वनि तरंगों के रूप में, जिस प्रकार ध्वनि तरंग होते हैं उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग यह भी होता है, जिसे पी वेव हम कहते हैं। वहीं एस वेव यहाँ पर जो आपको माध्यमिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कि प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ ट्रांसवर्बल तरंगे कहलाती है। तो प्रकाश तरंग कौन है, तो एस तरंग ही, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। ध्वनि तरंग कौन सा वेव क्रिएट करता है, तो पी वेव। अब इसी तरीके से एल एल जो तरंग है, सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव जिसे हम कहते हैं, यह तब उत्पन्न होता है जब पी वेव सतह से टकराती थी। यह तभी उत्पन्न होगा जब पी वेव जब सतह से, पृथ्वी के सतह से टकराएगी। पृथ्वी का सतह यह है, पी वेव जब से यह से टकराएगी तो इस क्षेत्र में एल वेव आपको लॉन्गिट्यूड, जो आपको विस्तार लंबा होगा। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना है। अब सिस्मोग्राफी क्या है, तो यह क्या करता है, मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापेगा, जो तरंग उत्पन्न होगा उसको मापेगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा, अलग अलग पैमाने उपयोग किए जाते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, जैसे राशि फॉलोड स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर पैमाने। ये 3 स्केल अतिरिक्त है, तो इसे भी याद रखना। भूकंप का वितरण हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी भूकंप पेटी परी प्रशांत आपको भूकंप पेटी, उसके बाद प्रशांत महासागर किनारे पाई जाती है, जो कुल भूभाग का सबसे बड़े भूकंपीय क्षेत्र 81% इस क्षेत्र में, जिसे रिंग ऑफ फायर भी हम लोग बोलते हैं। अगर हम मैप में हम देखें तो आप देखते हो इंडोनेशिया के बाद जो इस तरीके का सर्किल बनता है जो न्यूजीलैंड तक जाता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के
पश्चिमी तट तक जाता है, तो आपको ये रिंग ऑफ फायर का कंसेप्ट देता है। तो यहीं पर ध्यान रखना है कि जब पेटी अभ्यर्थी प्लेटों की सीमाओं के मौजूद अधिकतम सामग्री क्रस्ट और दूसरे जो प्लेटों के दूसरे प्लेट से नीचे डूब जाने के कारण एक भारी प्लेट जब नीचे से टकरा कर आती है तो यहाँ पर भूकंप का क्षेत्र बनता है, इसी को प्लेट कहते हैं। या भारी प्लेट जब भारी प्लेट हल्का प्लेट या तो भारी प्लेट से टकराता है फिर भी यहाँ पर कुछ सूक्ष्म तरंग आपको उत्पन्न होगा, तो दोनों स्थितियों में तरंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सबडक्शन जोन भूकंप के प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर टूटने के कारण उत्पन्न होता है। यह जो सबडक्शन जोन क्रिएट होगा कब होगा, जब फिसलन होगा प्लेटों के भीतर और बाहर। तो इस तरीके से एल्पाइड भूकंप बेल्ट आपको देखने को मिलता है जो जावा से सुमात्रा तक, हिमालय, भूमध्य सागर, अटलांटिक तक फैली हुई है। इस प्रकार के मध्य महाद्वीपीय प्लेट भी आपको देखने को मिलता है। यह बेल्ट विश्व के सबसे बड़े भूकंप लगभग 17% का हिस्सा, कुछ भागों में विनाशकारी भूकंप है। तीसरा प्लेट है जलमग्न मध्य अटलांटिक प्लेट रिज। जो रिज वह क्षेत्र होता है, रिज जिसे कहते हैं वह क्षेत्र होता है जो दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत होता था। एक टेक्टोनिक प्लेट यह है, एक प्लेटोनिक प्लेट है, इस क्षेत्र को रिज कहेंगे, इसे याद रखें। मध्य अटलांटिक रिज अधिकांश भाग गहरे पानी के अंदर और मानव हस्तक्षेप से बहुत दूर है। आप लोग जब मध्य अटलांटिक की बात करें तो नीचे का क्षेत्र जो होगा अटलांटिक वाला, पृथ्वी का निचले क्षेत्र जो अटलांटिक वाला, यह क्षेत्र को बोला जाता है। इस प्रकार के फैक्ट को याद रखना है, क्लियर कर लेना है। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में भूकंप जोखिम के मानचित्र। देखिए पहले भूकंप के जोखिम के अलग अलग वर्गीकरण थे, पर बाद में आपको क्या कर दिए गए, 3 वर्गीकरण, भूकंप जोन 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5, अर्थात आपको कुल 4 वर्गीकरण किया गया। इससे पहले 5 वर्गीकरण था। पहले 1 भी हुआ करता था जिसे हटा दिया गया बाद में। यानी वलित हिमालय पर्वतों के स्थिति के कारण यह भारत में भूकंप का कारण बनता है, ये सब याद रखना। अब याद रखिएगा पूर्व में भूकंप के क्षेत्रों की भूकंप की गंभीरता के संबंध में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, परंतु भारत मानक ब्यूरो जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS कहते हैं कि पहले 2 क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसे भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5 कहते हैं। याद रखिएगा। अब भारत जो मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो है, भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने हेतु एक आधारिक एजेंसी मानी जाती है, बनाई गई है। तो इसे याद रखिएगा, कौन जारी करता है इसे याद रखिए। देखिए भूकंप जोन इस मैप के आधार पर देखिए जो भूकंप 1 और जोन 2 आपको यहाँ पे सेम आपको पहले देखने को मिलेगा, बाद में आपको जोन 2 बन जाता है, जोन 1 हुआ करता था। तो इसे याद रखिएगा। जोन 2 में कौन सा है, मामूली क्षति वाले भूकंपीय जोन कहा, जैसे तीव्रता आपको संशोधित मर्केली तीव्रता के पैमाने पर 5 से 6 स्तर के आते हैं। वही कर्नाटक का पठार, राजस्थान का हिस्सा, उड़ीसा के शामिल क्षेत्र को जोन 2 कहा जाता है। देखिए जोन क्षेत्र आपको देख रहे होंगे, इस प्रकार के क्षेत्र को जोन 2 कहते हैं। जोन 3 में MN अर्थात मर्केली जो पैमाना तीव्रता होता है उस पर आपको जोन जो 7 के तीव्रता 7 के जो अनुरूप और माध्यम क्षति वाले होते हैं, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, लक्षद्वीप, केरल के भारत क्षेत्र शामिल होते हैं। इसे याद रखिएगा। जो आपको जोन 2 आपको दिख रहा होगा, जोन 3 आपको दिख रहा होगा। वहीं पर जोन 5 की बात कर ले, जोन 5 इससे आपको मिलाना, नया जो संशोधित हुआ इसे मिलाना है। क्लियर है। और M2 की बात कर ले, जोन 4 की बात कर ले, जो MM पैमाने पर तीव्रता 7 से अधिक होती है, उससे अधिक होती है उस क्षति को, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, गोवा आपको, पश्चिम बंगाल, छोटा हिस्सा, गुजरात का क्षेत्र आपको इस क्षेत्र में आता है। वही जोन 5 की हम बात कर ले, जोन 5 सबसे खतरनाक होता है। यह फॉल्ट जो है तो फॉल्ट प्रणालियों में उपस्थित होता है और भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होता है। यह भूकंप जोन 5 जो है भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से देश में भूकंप सबसे तीव्र झटके देखने को मिलते हैं, जहाँ 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप अक्सर देखे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा तुलना में आपको 9 की तुलना में अधिक तीव्र हो जाते हैं। तो ये सब देखिए कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर के जो उस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, उत्तराखंड के उत्तरी भाग में, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में, जैसे कि बिहार का यह क्षेत्र है आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत में आपको देखने, गुजरात के कच्छ में आपको देखने मिले, जो ये कच्छ का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपको जोन 5 के बेल्ट देखने को मिलते। इस तरीके से वितरण किया गया जिसका आपको यह एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। अब यहाँ ध्यान रखिए PYQ में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना है। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राकृतिक भूकंप का सही वर्णन करता है। परमाणु विस्फोटों या दोषपूर्ण खनन कार्यों के कारण उत्पन्न कंपन के कारण भूकंप आते हैं। यहाँ पर सही शब्द का जाइएगा, शब्द को देखिए, सही वर्णन करता है। भूकंप चट्टानों का विस्थापन या विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। क्या यह कथन सही है। ज्वालामुखी गतिविधि वाले किसी पर्वत या पहाड़ी के निकट आने वाले भूकंप को हम
इस प्रकार से प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, या मानवीय गतिविधियों जैसे ड्रिलिंग या निर्माण कार्यों के कारण भूकंप आते उसे प्राकृतिक भूकंप कहते थे। यह PYQ में प्रश्न पूछा गया तो इसे अच्छे से थोड़ा देख के बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दीजिएगा। बाकी इसका 7 PM तक आपको इसका उत्तर 7 PM तक, सॉरी 7 PM तक इसका उत्तर आप लोग को यूट्यूब के जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पर आपको अपलोड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का प्रश्न इसी क्वेश्चन से है, जो इस टॉपिक से है। जैसे विश्व के भूकंप के वितरण को स्पष्ट करते हुए भूकंप संबंधी खतरों के प्रति भारत की सुवैधता की विवेचना करें। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। विश्व में भूकंप का वितरण कौन कौन से, इसको बता देना है, स्पष्ट करना है पहले, और भूकंप के संबंधी भारत की जो सुविधता है वो क्या है उसकी विवेचना करना। 250 शब्दों में इसका उत्तर देने का प्रयास के बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लगातार प्रयास कीजिए, प्रयास लगातार कीजिएगा, आप सुधार कीजिएगा, सुधार करिएगा तो आपके उत्तर जो मेंस का जब टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट BPSC के द्वारा, UPSC के द्वारा या अन्य एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा, तो आप सबसे पहले न्यूनतम गलती कीजिएगा, न्यूनतम गलती कीजिएगा। और मेरा मानना रहता है यही है, एग्जाम हॉल में जो सबसे कम गलती करता है उसका सिलेक्शन का रेट सबसे हाई होता है, पीक पर होता है, वो आपको वही श्रेणी में है। क्योंकि इस दौरान इतनी गलती आप कर रखे होंगे, सारे फॉर्मेट को सीख रखे होंगे, जो एग्जाम हॉल में प्रश्न देखते ही उस फॉर्मेट के अनुसार उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, जो सुझाव कॉपी में दिया जाता है उसे जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप अपने इम्प्रूव को समझ सके, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, किस तरीके से, किस प्रश्न के टॉपिक को किस तरीके से उत्तर लिखना है, सारी चीज़ों को थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को लगातार कवर करते चलिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सेरोगेसी जो कानून है या सेरोगेसी कॉन्सेप्ट है वो लगातार चर्चा में, 2021 में इससे प्रश्न UPSC में पूछ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे ना, आपको किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम उम्र सीमा के बारे में बात कर ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेरोगेसी जो कानून है, माँ और अन्य के लिए तय उम्र सीमा के मुद्दे पर विचार पर राजी हो गया। 11 फरवरी को विचार करेगा था, उस पर नियम अपना विचार रखेगा। वही सर्वोच्च न्यायालय ने 1 दर्जन से ज़्यादा याचिका लंबित इस मामले में। 2021 में सरगेसी कानून के सरगेसी के जरिए माता पिता बनने से चाहत रखने वाले या स्वर्गेटो माँ, जो आपको भाड़े की माँ भी बोलते थे, कोख की भाड़े, जो आपको मान लीजिए कोई दंपत्ति है जो माँ नहीं बन सकता है, माता पिता नहीं बन सकता है, तो एक माँ को हायर करता था, उसके कोख को क्या करता था, उसके बदले पैसे देता था, और उस पैसे के बदले में उसको सुख सुविधाएं देता था, और उसके अपने IMF सुनते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे, सॉरी IFM जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके माध्यम से आपको क्या, उसमें बच्चे, उसके गर्भ में बच्चे को धारण कराया जाता था, और वो बच्चे को जन्म लेकर इस बच्चे को ट्रांसफर कराया जाता है। यहाँ पर कुछ नैतिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। नैतिक समस्या, ये विवाद, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया UPSC में कि यह जो माँ होती है, जो सरगेटो माँ होती है, वो क्या उसमें जो मानवीय भावना जग जाएगा बच्चे के प्रति, तो इसका अधिकार क्या हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए बेटे की चाहत दोनों दंपति करने लगे और जन्म हो जाए पुत्री का, तो इस स्थिति में अगर वो छोड़ के चले जाते, मूवी बन चुकी है पंकज तिवारी की, तो आप जाके उस मूवी को देखिएगा, तो उस मूवी को अवार्ड भी, राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। तो इस तरीके से देखिएगा, उस बच्चे को छोड़कर चली जाता है तो इस माँ की स्थिति क्या होगी, इसका समाज का स्टेटस क्या होगा। इस प्रकार के विवाद लगातार चर्चा का विषय है। तो यह बहुत ही PT और मेंस के प्रश्न, और यहाँ पर दोनों से प्रश्न UPSC ने पूछ रखा, PT में भी और मेंस में भी। तो ध्यान रखिए, माँ बनने की चाहत रखने वाली महिला 23 से 50 वर्ष और पिता बनने की चाहत रखने वाले पुरुष 26 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। यह सब फैक्ट आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा सरगेटो माँ की विवाहित होनी चाहिए और उसकी उम्र 25 से 35 होनी चाहिए। अब है कुंवारी लड़कियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता इस कानून के आधार पर, पहले जो 21 का कानून बना था। अब ध्यान रखिए, केवल माँ वही सरगेटो माँ बनेगी जो विवाहित होगी। आपको वैसे लोगों को, कपल को ढूंढना होगा जिसके आधार पर वो अपना एक बच्चा भी होना चाहिए, और वह जीवन में ऐसी एक ही बार सरगेटो माँ बन सकती है। यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको यहाँ देखने को, जो सरगेटो माँ बनेगी, सबसे पहले तो वो शादीशुदा होनी चाहिए, दूसरा उसका एक बच्चा पहले से भी होना चाहिए, और वह जीवन में एक ही बार सरगेटो माँ बन सकती है। ऐसा नहीं कि उसे बार बार सरगेटो माँ, अर्थात पैसे अर्न करने का जरिया ना बना ले वो व्यक्ति, वो महिला। तो इस तरीके से कानून में आपको क्या किया गया था, नियंत्रित और नियमित करने का शर्त रखी गई थी।
वहीं सरगेटो कानून संबंधित याचिका न्यायमूर्ति नागरत्नम और सतीश चंद्र शर्मा के पीठ के समक्ष सुनवाई लगी थी। अब यहाँ पर बातें हैं तो इस प्रकार से आपको चर्चा का विषय बना हुआ है सरगेटो के संदर्भ में। तो आपको क्या करना है, इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को कवर करके रखना है। इसके प्रावधान क्या है, 21 में जब कानून आता है, इसके नियति क्या, पीटी के प्रश्न क्या है और मेंस के प्रश्न क्या है, जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ सारे प्रश्न का समाधान मिलेगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेना। जैसे निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है, स्टेटमेंट दिया गया, भारत में सरगेसी के संबंध में सरगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है। और वही कारण में इसके बताए गए हैं, यह अधिनियम वाणिज्यिक सरोगेसी अर्थात जो कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित लगाता है। केवल निकट संबंधियों के माध्यम से ही सरोगेसी की अनुमति देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। क्या ये कथन सही है, गलत है, यह मुझे बताना है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता, यह मुझे बताना है सही या गलत है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। क्या है इसमें, कौन सा सही है कौन सा गलत है? कमेंट सेक्शन में उत्तर थोड़ा सा समझ के प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर परोपकारी शब्द यूज किया गया, केवल परोपकारी या केवल निकट संबंधी हो, और कॉमर्शियल वाणिज्यिक सरोगेसी की बात करता है। तो इस तरीके कथन और कारण को थोड़ा सा समझिएगा और समझने के बाद ही उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा समय लेकर इस तरीके से सारी चीज़ें पहले बता दी गई है तो आप इसे उत्तर के तौर पर दे सकते हैं और सही उत्तर आप लोगों को 7 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चालू वित्त वर्ष, ध्यान रखिएगा, चालू वित्त वर्ष जो है आपको 24-25 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान ऐसा बताया गया। देखिए पिछले इस चार्ट को याद रखना। देखिए आप लोग कल कुछ बच्चों ने उत्तर लिखा तो कुछ बच्चों ने इस तरीके के फ्लो चार्ट का प्रयोग किए थे, बहुत अच्छा उन्होंने यूज किया था। जो डाटा अगर एक से अधिक वर्षों का आकलन करना होता है ना, या उसका समानांतर हमको बताना रहता है, समानांतर बताना होता है, तो इस प्रकार का फ्लो चार्ट का उपयोग कीजिए। ना कि आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने मैप बना के जो आपने डाटा यूज किया था वो नहीं करना है। क्लियर? आपको फ्लो चार्ट डाटा को समानांतर, मान लीजिए 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षों का समानांतर बताना है, किस तरीके तुलनात्मक वृद्धि हुई है या घटी है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट का ही प्रयोग किया। इस तरीके के फ्लो चार्ट आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसका सही उत्तर, इस मैप का सही यूजिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कितना बेस्ट आप लोगों को दिया है, 13 वर्षों का आपको वास्तविक जीडीपी का अनुमान बताया है। तो हम ज़्यादा तो नहीं ले सकते, कम से कम 2-3 वर्षों का तो ले ही सकते हैं ना। कितना गया है यहाँ पर, पहले स्केल बना लीजिए आप, कितना परसेंट की बात हो रही है। उसके बाद इसके आंकड़े को आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपका आंकड़ा ऐसे आता है, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पर हम कर दिए 8 तक कर दिए, वहाँ पे 1 2 3 4 से 8 तक गए, और इधर कितना दिए, वर्ष दे दिए। वर्ष आपको 2021 21 22 22 23 ऐसे बढ़ा कर, तो मान लीजिए जीडीपी ऐसे बढ़ा फिर घटा बढ़ा, ऐसे मान लीजिए मैं, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो एक रेखा बता देगा। तो इस तरीके से आप जीडीपी का ग्रोथ बना सकते हैं। तो इस बहुत ही आसान होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप इसे जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 13 वर्षों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। जीडीपी का स्तर करोड़ में दिया जाए, लाख करोड़ में है, वहीं जीडीपी की वृद्धि दर की बात हो रही है रेड कलर से जो है। तो हम कितना है, 80 लाख करोड़ की जीडीपी स्तर, 80 लाख 100 लाख 120 लाख 140 लाख करोड़ की बात हो रही है। यहाँ पर इतना स्तर पैसे की बताई गई है और आपको जीडीपी ग्रोथ आपको बताएगी कितना हम लोग यहाँ प्राप्त कर रखे हैं। तो यहाँ पर अनुमान बताया गया, तो इसे अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर चीज़ों को देखना है। जैसे यहाँ पर 0 एक आधार बताया गया, यहाँ से 0 का आधार बताया गया है, और उसके बाद नीचे ऊपर आपको यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में कि देश में जीडीपी अनुमान कितना है, 6.4% रहने का अनुमान। यह एनएसओ के द्वारा दिया, केंद्र राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के बारे, और आप लोगों को जब मैराथन क्लास कराते जीडीपी के बारे में, किस तरीके से जीडीपी निकलता है, एनएनपी कैसे निकलता, जीएनपी कैसे निकलता है, सभी पर चर्चा किया है। तो आप मुझे बताइए जीडीपी होता क्या है, ठीक है? आधार मूल्य पर और करंट मूल्य पर दोनों बताइएगा मुझे, जीडीपी क्या होता है उसके सूत्र बता सकते हैं। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई है, और साथ ही वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, इसे मुझे बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये 4 वर्षों का न्यूनतम 8% सालाना वृद्धि दर
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए हमें, हमने लक्ष्य बना रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो 4 वर्षों तो न्यूनतम 8% सालाना वृद्धि दर चाहिए। पर अभी हम कितना वृद्धि कर रहे हैं? 6.4। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अस्तित्व का। तो ये भी एक चर्चा का विषय बन जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण हम यह स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहे। वहीं अगर बात करें हम सरकार की निजी एजेंसियों की रिपोर्ट के सामने आए तो जो 24-25 में वर्ष 25-26 सालाना विकास दर 7% रहने की बात, तो यहाँ हम 8% जब तक नहीं प्राप्त हुए तो हम 5 ट्रिलियन की अर्थ इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। पर यहाँ पर 7 ही हो रहा है, 6.4 ही हो रहा है, तो अनुमान कहीं ना कहीं हमें चिंता का विषय बनाया है। वहीं पर हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट के पूर्व बैठकों में जो भी चैम्बर्स थे और उसके अर्थविद थे, उन्होंने सुधार के कई कदम बताए थे। वहीं एनएसओ ने कहा कि वर्ष 2024-25 वास्तविक जीडीपी 4.4% रहने का, पिछले वित्त वर्ष में यह 8.2%। कोरोना काल में 2021 में 4 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्रमशः 9.7%, 8.2%, 6.4% रहने का अनुमान जारी किया था। तो ये आंकड़े याद रखना है। अब इसी तरीके से आप विश्व बैंक के मुताबिक जो चीन के विकास दर 24 में कितना 4.9% है, वर्ष 2025 में 4.5% रहेगा। भारत की स्थिति उससे अच्छी है, तो ये विश्व बैंक के आंकड़े को भी देखना है। इसी एजेंसी के मुताबिक 2024-25 में भारत अनुमानित विकास दर 7% रहने का अनुमान है। तो इस तरीके से आंकड़ों का फेरबदल जो है ना उसे जरूर देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में वृद्धि भी आएगी, गिरावट। तो ये आंकड़े आपको दिए गए, तो ये सब आंकड़े कहाँ प्रयोग करने? मेंस आंसर राइटिंग में, जहां पर आपको सेवा क्षेत्र से कोई प्रश्न होगा तो वहां पर यूज करना है, रोजगार से संबंधित प्रश्न होगा तो वहां यूज करना। इस प्रकार के फैक्ट को आप यूज करिएगा इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर लिखने में। तो डाटा का प्रयोग कहाँ करना ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस सारे फैक्ट को अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। क्लियर है? इसके प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में सही है बोल रहा है? तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। कथन क्या दिया, ऑप्शन क्या दिया ए बी सी डी में? जीडीपी किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश और देश में किए गए कुल उत्पादन का मूल मुनाफा होता है। क्या यह कथन सही है गलत है मुझे बताइएगा। जीडीपी केवल वस्तु और उत्पादन का मूल्यांकन करता है, सेवाओं का नहीं। क्या यह कथन सही है गलत है? जीडीपी में स्थिर कीमतों अर्थात कांस्टेंट प्राइस और चालू कीमतों पर कांस्टेंट प्राइस दोनों पर मापा जाता है। क्या यह कथन सही है गलत है मुझे बताइएगा। वही जीडीपी में अवैध जो गतिविधियां और औपचारिक अर्थव्यवस्था में का योगदान शामिल होता है। क्या यह कथन सही है गलत है? तो इसको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सही उत्तर 7 PM तक आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से चीजों को कवर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले याद रखना है जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। क्लियर है? चलिए 5वें टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं कि भोपाल को साहित्य नगरी घोषित करने की तैयारी चल रही। देखिए यूनेस्को की ओर से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक पहले से ही घोषित किया गया। अब मध्य प्रदेश के भोपाल का जो जिला उसका है उसको क्या किया जा रहा है, राजधानी, अब ध्यान रखिएगा उसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। उसे याद रखिएगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग के द्वारा भोपाल के महापौर जो हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। आधिकारिक डोजियर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भेज दिया गया और उसे आपको साहित्य नगरी घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। ध्यान रखिएगा अब 53 जो यूनेस्को के साहित्य क्षेत्र में 39 देशों के 53 शहरों क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये सब फैक्ट याद रखना है। पिछले वर्ष केरल के कोझिकोड को शामिल किया था। यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, याद है आप लोगों को, मैंने इस पर स्टार भी लगाया था तो प्रश्न पूछा था। इसी तरीके से इस स्टार श्रेणी में आप लोग इस प्रकार के कभी प्रश्न टॉपिक चर्चा का विषय बनता है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शहरों को 7 श्रेणियों में मान्यता दी जाती है। उसमें क्या है, शिल्प और लोक कला में, रचना में, फिल्म में, पाक कला में, साहित्य में, संगीत में, मीडिया आर्ट में दिया जाता है। तो ये कौन कौन से श्रेणी है इसे याद करके रखनी है आप लोग को। इसी तरीके से जो आपको पहले भी भोपाल के राजा भोज से लेकर प्रभाकर क्षेत्रीय, मुल्ला रमजी, प्रभु दयाल अग्निहोत्री जैसे लोग के आगे बड़े बड़े लेखकों कवियों के द्वारा जन्म स्थान कर्मभूमि रह चुकी है। और हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी साथ क्षेत्रीय भाषा बोली जाने वाले यहाँ क्षेत्र आपको याद होगा साहित्य सृजन हो रहे हैं। तो इसलिए 2015 में यह विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है। पहले भी साहित्य अकादमी नई दिल्ली सम्मेलन 2023 में हो चुका है। तो ये भोपाल लगातार लिटरेचर एंड द फेस्टिवल का आयोजन पिछले 8 सालों से कर रहा है। तो जश्न उर्दू का आयोजन भोपाल में पहचान की जड़ है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा जो भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेट हुई है। तो इस तरीके से पर्यटन क्षेत्र में अगर सुधार होते हैं तो आपको जल्द ही आपको साहित्य नगरी घोषित होते हुए दिखेगा भोपाल। तो यहाँ से पीटी फैक्ट चीज़ों को कवर कर लेना क्लियर है। और उससे पहले सिटी ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता था, उसके बाद क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आपको जो केरल को कोझिकोड में शामिल किया गया था साहित्य क्षेत्र में, ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाना है। क्लियर है। इस टॉपिक के संदर्भ में मैंने कल भी न्यूज़ कवर किया था, जहाँ पर बहुत सी बातें मैंने की थी। पर यहाँ पर याद रखना, मेंस और पर्पस से चीज़ें याद रखनी है क्या, कि एक और वायरस का दहशत हो रहा है। इसमें सरकार के पक्ष क्या होंगे, सरकार के पक्ष क्या होंगे, व्यक्ति विशेष का योगदान क्या होगा, फिर हमारे संबंध, द्विपक्षीय संबंध कैसे प्रभावित होंगे, साथ ही साथ सरकार की नीतियां कैसे काम करें, इन सारे मुद्दों से आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस की चर्चा हो रही है, दुनिया भर में वायरल संक्रमण, श्वसन संक्रमण की बात हो रही है। भारत कुछ दिनों में कुछ आपको संक्रमण के अंश भी प्राप्त हुए हैं। चीन विश्व के स्वास्थ्य संगठन के जो लेकर इस बीमारी को लेकर, वायरस को लेकर कोई ऐसा दावा अभी तक नहीं किया है। फिर भी कोविड-19 जितनी संहारक मान लिया जाए, लेकिन कोरोना मामला संबंधित कर चुका है कि वायरस को हल्के में लेना कितना घातक हो सकता है। शुरुआती दौरों में कोरोना को हल्के में लिया गया था, जब वो अपने वेब पर रहा, जब एक्सट्रीम लेवल के वेब पर रहा तो विश्व में तबाही मचा दिया था। आपको इसको पता हो तो महामारी से दो हाथ करके बड़ी मुश्किलें से उभरे हम लोग हैं। तो हमें क्या करना, प्रिविजन में रहना, सुधार की स्थिति में रहना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले विज्ञानिक प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए संबद्ध जो संस्थाएं हैं उसको प्रतिबद्ध रूप से काम करवा सकते हैं। सरकार इसके लिए आपको पूर्व आपदा पूर्व जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और खतरों को बचाने के लिए जो प्राथमिक कदम उठाए जाते हैं वो उठा सकती है, ये सब बातें की जाती है। वहीं पर US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक करीब 2.5 दशक पहले 2001 में खोजा जा चुका। हालांकि इस जो वायरस का खोज नीदरलैंड में सबसे पहले 2001 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये 2001 से ही प्रभाव कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी उपस्थिति 1958 से ही देखी जा रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, पुष्टि इधर खास 2001 में सबसे पहले इसका प्रमाण सबसे पहले 1958 में उपस्थिति दर्ज की गई। ये सब बातें तो पहले से चली आ रही है, पर हम यह नहीं समझ पाते अभी तक कि WHO जैसी संस्था इस प्रकार के वायरस के संदर्भ में अभी तक आपकी एक लिस्ट क्यों नहीं जारी करती, जिस पर सभी सरकार की संस्थाएं उस पर विधिवत रूप से काम करें। हम इबोला वायरस की बात कर ले, आपको और वायरसों की बात कर ले, वहाँ पर उसका उद्घाटन तो बहुत पहले दिखता है, पर उसका प्रभाव जब आता है तभी हम जाके कुछ करते हैं। अब कोरोना के बाद नए संक्रमण है। तो नवंबर दिसंबर 2023 में चीन के बीजिंग में, लियाओइंग में, अन्य स्थानों में न्यूमोनिया पैदा करने वाले एक नए वायरस से उभर खबर। देखिए, अब नवंबर दिसंबर में ही चर्चा, अब जनवरी में यहाँ पर चर्चा भारत में हो रही, तो हम इसे देख पा रहे, सुन पा रहे। तो यहाँ पर यह चीज़ें समझने होगी, जब इस प्रकार के कुछ भी वायरस हो, वायरस का स्तर कुछ भी हो, उसका हम निचले स्तर का वायरस हम इसे समझे या उच्च स्तर के संक्रमण वाले वायरस समझे, आपको वायरस के लिए रेड नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। प्राथमिक उपचार ही जब हम कर लेंगे तो समस्याएं विकट नहीं होगी, यह समझने की आवश्यकता। तो संस्थाओं की भूमिका आपको देखने वाली, तो मैंने आप लोग को जब उभरते हुए परिदृश्य में संस्थाओं की भूमिका का एक टॉपिक आता है, वहाँ से यहाँ चिंता का विषय होता है। इस प्रकार की बीमारियों में अगर WHO बेहतर प्रबंधन नहीं करेगा, UN संस्था बेहतर प्रबंधन नहीं करेगी, तो कैसे समायोजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर साख की बात हो जाती है। इस प्रकार की संस्थाओं से ना साख से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, साख से संबंधित टॉपिक को कवर करना। जैसे कोरोना और कोरोना जब आया था उस समय WHO के साख से प्रश्न बनते थे। और जब इस प्रकार के वायरस लगातार आ रहे हैं तो वैश्विक संस्थाओं के साख से संबंधित प्रश्न बनेगा। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को कवर करना। अब ध्यान रखिएगा, इसके तकनीकी बातों से ज़्यादा कहीं अधिक है आपको जो मेंस के क्वेश्चन में आपको जो पूछे जाएंगे यहाँ पर बदलते परिदेश में, ध्यान रखिए, बदलते परिदेश में या परिवेश में विभिन्न विभिन्न द्विपक्षीय प्लस बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रश्न को अच्छे से, टॉपिक को अच्छे से करके जाना आप लोग को। और इस सब एग्जाम्पल के तौर पर आप वहाँ रख सकते हैं। जैसे WHO एक साख हुआ,
WHO की भूमिका होगी, फिर WTO की भूमिका आपसे पूछा जाता है, UN की भूमिका पूछी जाती है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका पूछी थी, मानवाधिकार जो काउंसिल है उसकी प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, साख से संबंधित प्रश्न आएगा जब, तो आप जिस जिस संस्था में इस प्रकार के टॉपिक होंगे आप वहां पर डाल सकते हैं के एग्जाम्पल के तौर पर। या डायरेक्ट WHO से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोरोना में जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, क्या वर्तमान वायरस आएगा तो WHO की प्राथमिक उपचार क्या, प्राथमिक वो क्या निर्णय डिसीजन लिया उसके लिए, क्या सही तरीके से वो जब इसका समाधान नहीं कर पाता तो उसके साथ से प्रश्न बनाकर आपको परेशान किया जाएगा। तो सब चीज़ों को इस तरीके से कवर करना। चीन की गलती भुगत भुगत रही थी दुनिया कोविड-19 के दौरान, ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। खबर लगातार वहाँ पर 100 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं हुई पर जो कोविड-19, और वो क्यों हुआ, क्योंकि किसी राष्ट्र के द्वारा अड़ल रवैये और WHO के समर्थन के एवज में पूरे विश्व को इसने बर्बाद कर रखा था। पूरे इकोसिस्टम, उसके इकोनॉमी को, सामाजिक दायित्व को, सामाजिक लेन देन को, धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन को भी प्रभावित कर दिया। सभी लोग घर में छिपे रह गए। सरकारें इसका फिर कंपनियां इसका अलग ही प्रिविलेज ले रही थे, लोगों से अधिक पैसे की वसूली हो रही थी, गोरख धंधा आपको स्टार्ट हो गया थी। सब चीज़ें आप देखते हैं केवल एक छोटे से गलत डिसीजन के कारण। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी, साख कितना इंपॉर्टेंट होता है। जानकारी का अभाव भी एक समस्या का कारण बना था। असल में जो यह बीमारी जो ह्यूमन आपको बात कर रहा है, ह्यूमन जो रेटिव वायरस की बारे बात हो रही है, तो संबंधित मामलों में बीमारी के प्रसार जोखिम से सही आकलन करना, फिलहाल बहुत सी कम जानकारी इसके बारे में, तो जानकारी हमें इकट्ठा करना था। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जल्द ही एक्टिव मोड में रखना है सभी देशों को, ताकि इस पर जो भी संक्रमण के प्राथमिक उपचार पहले ही स्तर पर प्राप्त हो जाए तो हम इसका सही समय पर उपचार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें याद रखनी है, बाकी वही सब चीज़ें हैं, इसे याद रखिएगा। ही हम बात करें 2018-21 में निदेशक रह चुके रॉबर्ट रेलफील्ड के द्वारा यह सब बातें की जा चुकी है। अब चीन का जो ये लैब है दुर्घटना कारण लीक हुआ था, ये सब आपको कोविड-19 की चर्चा सुने होंगे। अब बर्फ में दबे होते अनेक जानलेवा वायरस, तो उसके लिए भी सरकारों को चाहिए, WHO को चाहिए कि समय समय पर उसके लिए प्रबंधन की बात करें, उसके लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो यह सब चर्चा का विषय होगा। तो साख से संबंधित प्रश्न आप जरूर बनाइएगा, यहाँ से बनेगा। क्लियर है। अब देखिए, विकास ही है नक्सलवाद का जवाब। मैंने जम्मू कश्मीर के मामले में और जब उत्तर पूर्व की बात होती है तो मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ कि किसी क्षेत्र में अगर अवसाद ग्रस्त दूर करना, अवसाद को दूर करना है, लोगों की सहभागिता को बढ़ाना है, तो वहाँ एकमात्र विकल्प विकास ही होता है। विकास को जितना वहाँ पहुँचाइएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी शहर पर आप जाइए, शहर में जाइए, किसी भी शहर, अपने शहर ले लीजिए, अपना शहर अगर पटना आप लेते हैं या दिल्ली लेते हैं, या आप और भी शहरों में रहते हैं, जहाँ पर छोटे शहरों की बात कर ले, जब व्यवस्थाएं सही नहीं रहती हैं तो प्रशासन के लिए आपका नजरिया क्या होता है? नजरिया क्या होता है? दो तीन नजरिया होता है। एक भ्रष्टाचारी नजरिया होता है, भ्रष्टाचार लोग भरे हुए। दूसरा प्रबंधन को लेकर होता है, सफाई को लेकर होता है, और इसी तरीके से अन्य भी विकल्प आपके नज़र में आता है। सबसे पहले दोष क्या देते हैं? सरकार को, स्थानीय सरकार को, अर्थात वहाँ की जो सरकार है उसको क्या करिए, दोष दीजिएगा। तो इसका रोष डेवलप होता है, रोष डेवलप होता है, रोष डेवलप होता है तो विरोध, आपके विरोध आएगा। विरोध के बाद और भी विरोध बढ़ता जाएगा, तो आप क्या करिएगा, उसके लिए क्रांति कर दीजिएगा, वैचारिक क्रांति करिएगा पहले, उसके बाद सशस्त्र क्रांति होगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहुंचता है, जहां पर इस तरीके के नक्सलवाद एक्चुअली था क्या? नक्सलवाद किसी क्षेत्र विशेष में जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी उसको मुहैया नहीं करा पा रही थी उसके अधिकारों को, तो अधिकारों के विरुद्ध किया गया जो विरोध था वो नक्सलवाद के तौर पर देखने को मिला। एक ऐसा समय है, भारत के रेड कॉरिडोर बना दे, भारत के क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर। अगर हम यहाँ से चलते थे, आपको नक्सलवाड़ी से चलते थे, जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, छोटा सा कस्बा था, वहां से चलते तो आप केरल तक पहुंचा देता था। यहाँ पर हम जब यूपी तक, महाराष्ट्र तक इसके क्षेत्र देखने को मिले, तो एक छोटा सा विवाद कैसे विश्व को इस और जकड़ लिया। यही कॉन्सेप्ट समझने का आपको समझना है कि जब हम किसी वैचारिक मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे आपको विकास के मानक तय करना, जिसका एग्जाम्पल, ताज़ा एग्जाम्पल आपको जम्मू कश्मीर दिखता होगा। आज से कुछ साल पहले, 2019 से पहले वहाँ क्या होता था? पत्थरबाजी लगातार आप न्यूज में सुनते थे, सेना के जवानों पर पत्थर चला दिया, किसी प्रकार हुजूम हो गया, पत्थरबाजी लगातार। क्या आपने 2019 के बाद ऐसे पत्थरबाजियाँ किसी भी न्यूज चैनल, लोकल न्यूज चैनल या नेशनल राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपने देखा है, सुना है, या किसी प्रकार आकलन किया? नहीं किए होंगे। रीजन उसके पीछे वहां पर रोजगार के इतने तंत्र विकसित कर दिए गए हैं ना, तो लोग अपने
भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। अब हमारा भविष्य, अगर मैं अवसर अभी जो मिला है उस अवसर को मैं नहीं भुनाया तो फिर मेरी पीढ़ी इसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो उस अवसर को प्राप्त करने के लोग परेशान हो गए। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से नक्सलवाद के भी समस्या समाधान के पीछे के तंत्र आपको समझने होंगे, जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसको नक्सल को प्रभावित करने के लिए, नक्सल को समाप्त करने के अपनी रणनीति बना रखा है। पर ध्यान रखिए, एक तरफ नक्सलवाद दम तोड़ता दिखाई दे, वही दूसरी तरफ कुछ लोग मारे जा रहे थे। उतनी तेजी से तीखी प्रक्रिया व्यक्त करता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने की बात करते हैं। अभी कल ही के बयान में आप देखिए, राष्ट्रपति ने भी ये इस पर अपनी टिप्पणी की, आमूल नाश कर दिया जाएगा। तो क्या यह नाश हो पाएगा, यह समझने की व्यवस्था, इसके लिए आपको क्या प्रतिबद्धता दोहराते हुए दिखाई दी। वही तथ्यों पर अध्ययन किया गया तो महाराष्ट्र उड़ीसा जैसे कई राज्यों में रेड कॉरिडोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाहर आने में सफल हुए या हो रहे हैं। उड़ीसा रेड कॉरिडोर के बहुत पहले ही बाहर आ चुका है, क्योंकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसे शिक्षण संस्थान वहाँ के आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को लाकर न सिर्फ उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, बल्कि उन्हें रहने खाने और स्कूली यूनिफॉर्म की व्यवस्था उपलब्ध करा, निःशुल्क करा रहे थे। ये सब तरीके से हम नक्सल और रेड कॉरिडोर को कम कर रहे हैं। वहीं आदिवासी गांव में ऐसे दो चार बच्चे निकल कर किस जैसे शिक्षण संस्थानों में पहुंच गए, तो जहां उन गांवों के शेष परिवार भी नक्सलियों से बहकावे में आकर बंदूक उठाने के बजाय बच्चों को कागज और कलम थामने की अपनी भलाई समझते। तो देखिए वैचारिक मतभेद कैसे बदलाव आता है। अब यह बदलाव कहानी महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है, जहां इस कहानी का पहला अध्याय इस तमाम आया देवेंद्र फडणवीस वर्ष पहला दिन गलचिरौली में बताया। तो यहाँ ध्यान रखिए, गलचिरौली महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो इस तरीके से आप देखते होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी सरकार के विकास के मान को, शिक्षा सुविधाओं, जो सरकार की सरकारी योजनाओं को तक पहुंचाएंगे, तो नक्सलवाद जैसे तंत्र का हम पुरजोर समर्थन करेंगे। इनको समर्थन, इनका विकास तभी होता है जब वहाँ के लोग इनका समर्थन करते हैं। लोग, उनको लगता है यही मेरा मसीहा है, यही मेरा समाधान ढूंढ सकता है। एक कोटेशन हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र को स्थापित करने में जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों नहीं दिखती हो, शासन का बेहतर शासन का बेहतर बेहतर रूप है, यह याद रखिएगा। इसे दिखती है तो वो शासन का यह बेहतर रूप है। अभी विश्व में जितने भी शासन व्यवस्था की व्यवस्थाएं स्थापित है, जिसमें हम साम्यवाद, लोकतंत्र हम बोलते हैं, और इस तरीके से समझिएगा वो सबसे बेहतर विकल्प देता है। आपको लगता होगा पुलिस से बहुत शोषण करती है, जैसे बीपीएससी के मामले में देखते हैं पुलिस मार रही है, बहुत सी चीज़ों को कर रही है। सरकार की भी अपनी समस्याएं हैं, बीपीएससी की भी अपनी समस्या है, पुलिस की अपनी समस्या। उसके बीच समायोजन करने के लिए पुलिस के पास ऐसे तंत्र विकसित करने पड़ते हैं जिसको लगता है प्रथम प्रथम दृष्टया कि यह भावनाओं के खिलाफ है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पर पुलिस जो व्यवस्था अपनाती है उसका केवल एकमात्र एक उद्देश्य होता है, शासन व्यवस्था को स्थापित करना, शासन और व्यवस्था को स्थापित करना। आपको प्राथमिक रूप से इसका लगता है कि ये गलत है, पर इसको दृष्टि से देखिएगा, कहीं ना कहीं यह शासन को स्थापित, लोकतंत्र को स्थापित करने की प्राथमिक सीढ़ी के तौर पर यूज करता है। यहाँ पर यह समझिए, जितने भी वर्तमान में लोकतंत्र को स्थापित या शासन व्यवस्था को स्थापित करने वाले तंत्र है ना, उसमें सबसे बेहतर विकल्प आपको लोकतंत्र ही देता है, सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने। इसलिए इस प्रकार के नक्सलवाद जैसे वैचारिक जब मतभेद आते हैं ना, तो वहां पर कुछ दिनों तक लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ समूह समर्थन करेंगे कुछ समय के लिए, पर अंतिम रूप से इसका समाधान नहीं निकाल पाता। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जब हम एडिटोरियल में आते हैं, संयम और सौंदर्य की बात होती है, तो यहाँ पर से कि मनोविज्ञान की एक भाषा ईगो की बात होती है। उन्हें हम अहम भी कहते हैं रूप में जाना जाता है। जैसे अहम भाव जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच अहम भाव लेकर चलने लगता है। इसे क्यों पढ़ने मुझसे ज़्यादा अधिक अच्छा है, क्यों मुझसे ज़्यादा पैसे कमा ले रहा है, क्यों मुझसे ज़्यादा सर्वसंपन्न है। तो यह जो ईगो का सिस्टम जन्म ले लेता है, तो यह ही ध्यान रखिएगा, जो दूसरा व्यक्ति इसके प्रति ले लेगा,
जब ये भावना गृहित कर लेगा ये हमसे छोटा है, ये हमसे कम जानता पड़ता है, हमसे ज़्यादा सामाजिक दायित्व इसके पास नहीं है, अर्थात लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जो ये व्यक्ति है इसके पास ईगो, अहम का भाव आ जाता है, अर्थात एक सबसे समझने की शक्ति जो आ जाती है वही अहम भाव। आजकल दायरे विस्तार इस कदर हो गया कि हमारे घर परिवार इसकी समस्या पीड़ित होते रहे। राष्ट्राध्यक्षों के बीच अहम का टकराव मामलों में पूरी जगत परिचित है, जिसके कारण भीषण युद्धों का मार झेलना हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना आप देख सकते हैं, अभी भी देख रहे होंगे। एक राष्ट्र दूसरे देश के साथ अहम का भाव रखता है, तभी तो आप देख रहे होंगे 30,000 से सैनिक अधिक मारे गए, फिर भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी संप्रभुता की बात है, अहम की भाव है, यहाँ बातें की जाती है। यहाँ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का जो जीने का तरीका है वो पारिवारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सके। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का नाम आप लोग सुने होंगे, जो बहुत बड़ा मनोविज्ञान हुआ करता था, इस दिशा में बहुत काम किया। वे इसे ईग ईड, ईगो, सुपर ईगो के तौर पर बांटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुपर ईगो के तौर पर उनका कहना है कि जो सुपर ईगो है नैतिकता और समाज के नियमों को संचालित कार्य करने में मदद करती है। जो सुपर ईगो होता है, जो यह कहेगा हम इसको कर देंगे, हम इसको बदल देंगे, जैसे बड़े बड़े जो इस प्रकार के वैचारिक लोग हैं, उसको यह क्या करता है, समाज के नियमों को संचालित कार्य करते हैं। जबकि अहंकार की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य का विनाश निश्चित हो जाता है। मैं में यह भावना जहाँ हमारे सामाजिक मेल मिलाप से में बाधक होता है, वहीं हमें ईर्ष्यावान और हठी भी बनाता है। व्यक्ति दूसरों के विचार सुनना बंद कर देता है। अहंकार ने चलते व्यक्ति और अपना प्रतिस्पर्धी लगता है, कई कारण मनोरोग को जन्म देता है। वही गीता में श्री कृष्ण में सब कुछ त्याग कर कर्म यानी कर्तव्य ध्यान रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वहीं पर आपको देखते हैं स्वार्थी और अनाचारी बनाती है। अहंकार संघर्ष का कारण बनती है। इतिहास में कई अहंकार आपको विगलन करते हैं। भक्ति कवियों ईश्वर की बात ही करती है। वहीं जब हम और भी चीज़ों को जाते तो अहंकार को रोकने के लिए जहाँ व्यापार और संयम होना चाहिए, सब बातें यहाँ पर योग ध्यान जैसे कॉन्सेप्ट अपनाने चाहिए। जब हम बात करते हैं क्या कि जब हम बात करते हैं कि गांधीवादी अहम अहम को कैसे देखा था, अहंकार को कैसे देखा था, इस पे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको कैसे देखना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए आगे करेंगे तो आपको विचारों के आधार पर चीज़ों को कवर करने का प्रयास करना होगा कि कैसे हम इन सब गांधीवादी विचारधारा को हम कैसे कवर कर सकते हैं। जब हम गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं तो सत्य और अहंकार का परस्पर वो संघर्ष उनके बीच देखने को मिला था। जैसे सत्य के मार्ग में अहंकार का बाधा बोले थे, विनम्रता और आत्म अनुशासन की वो बात करते थे गांधी जी। वही सार्वजनिक जीवन में अहंकार की बात करते थे। तो गांधी जी के विचारों को आपको समझना होगा कि गांधी जी वैचारिक रूप से कैसे अहम को देखते थे, अर्थात अहंकार को देखते थे। जब चंपारण विद्रोह आप देखे होंगे, चंपारण दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में उनके अहंकार की बात करें, वहाँ पर नगण्य था उनका। तो अहंकार को नगण्य मानते हुए केवल क्या बोलते थे, सत्य के साथ चलो। वहीं पर अहंकार के स्वरूप में हम बात कर ले तो गांधी जी के स्वरूप में अहंकार को स्वरूप देते हुए देखते हैं। जहाँ मानसिक स्थिति के संदर्भ में बातें करते थे, ये सब श्रेष्ठता के संदर्भ में भी चीजें देखने को मिलती। तो गांधी के विचार को भी समझने की आवश्यकता। अब जैसे ही आपको समझना होगा मनोविकार कैसे लेता है काम, केवल मानसिक क्षति को भंग करते हुए तनाव को बढ़ाता है। तो केवल संयम संदर्भ में हम इस सब चीजों को समाधान ढूंढ सकते हैं। आप जब बात करते इस प्रकार के, जब अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो आपको समझना होगा कि जब हम इसके समाधान के लिए कौन सा तंत्र अपनाएंगे। तो सबसे बेहतर क्या है कि आपको संयम रखना होगा, संतुलित खुद को रखना होगा। तो जिसके आधार पर आप सही समय पर रिएक्शन दे पाएंगे। जब इतना संतुलन स्थापित कर लीजिएगा तो इस प्रकार के मनोभाव भी आपके अंदर आता होगा किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, तो आप संतुलित होकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। साथ ही साथ व्यक्तित्व के साथ समाज का निर्माण कर पाएंगे, समाज के साथ साथ राज्य का निर्माण करें, राज्य के बाद राष्ट्रों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक थोड़ा सा बीज आपके संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकती है, संपूर्ण जीवन कला का विस्तृत व्याख्या कर सकती है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने। जैसे ही आपको यह संयम आपके कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपके कार्य दायित्व को बढ़ाएगा, उसके बाद आपके कर्तव्य बोध को स्पष्ट करेगा। इस तरीके से चीजें आपको समझने की आवश्यकता होगी कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न है इससे संबंधित, जैसे अहम और मानव व्यवहार, क्या यह आत्मसम्मान का आधार है या पतन का कारण? इस प्रकार से एक प्रश्न बनाया जा सकता है। ईगो या अहम आत्म विकास का साधन या सामाजिक विघटन का कारक है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारत के नेतृत्व में अहंकार और विनम्रता का संतुलन है, क्या एक नेता को विनम्र होना चाहिए? यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास,
में अहंकार की भूमिका एक विश्लेषण से प्रश्न बन सकता है। सत्य और अहंकार में महात्मा गांधी के विचारों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। अहंकार में शक्ति क्या, यह हमें आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। समाज और व्यक्तित्व के निर्माण में अहंकार का प्रभाव, चुनौतियों और समाधान से प्रश्न बन सकता है। क्या ईगो, अहम का त्याग ही आत्मज्ञान की कुंजी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के दृष्टिकोण आपसे पूछ सकता है। यहीं पर आधुनिक समाज में अहंकार और विनम्रता का बीच, जो विनम्रता है उसके बीच संतुलन का महत्व को पूछ सकता है। क्या व्यक्तिगत सफलता के लिए ईगो अहम आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। आज से नया इनिशिएटिव लिया गया, कुछ टॉपिक यहाँ 10 प्रश्न होंगे, कम से कम 10 प्रश्न आपको मॉडल के तौर पर दिए गए हैं। इसके सारे संदर्भ की चीज़ों को आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके प्रश्नों का एक मॉडल आंसर आपको संभावित प्रश्न दिया जाएगा आज के बाद से। तो नई शुरुआत की गई, तो आप लोगों का सहयोग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे नए वीडियो एनालिसिस के साथ। आपका जो आंसर लिखने का जो टाइमिंग है 7 PM तक अपलोड कर दीजिएगा। 7 PM तक उपलब्ध, आप कहाँ आपको व्हाट्सएप जो चैनल बनाया गया है वहाँ पर शेयर कर देना। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।